ओके, ठीक है। सो बेसिकली मैंने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है और ओके सर। आपको मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही होगी, ठीक है? जी सर। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जी। आपको मैं शेयर करूँगा और इसका लिंक मैं शेयर करूँगा बेसिकली। राइट सर। ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसकी लिंक आपको शेयर करा जाएगा और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो डाउनलोड करनी है। ओके। इसका एक्सेस इस मतलब आप विदिन 30 आवर्स आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, 30 घंटे के अंदर-अंदर। 30 आवर्स में, राइट सर। हाँ, तो क्लाउड पे 30 आवर्स का टाइम रहता है, तो ओके। आपके पास 30 घंटे का टाइम होगा। वीडियो को मैं जैसे आपको लिंक शेयर कर दूँगा, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, एक जगह स्टोर करके रखना। ओके सर। क्योंकि 30 घंटे बाद वो आपके पास भी नहीं रहेगी, मेरे पास भी नहीं रहेगी। ओके, राइट सर। इसलिए डाउनलोड करके रखना, फिर तो पूरी लाइफ आपके पास रहेगी जब तक आप रखना चाहें। समझ गए सर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो बेसिकली थोड़ा-सा मुझे अपने बारे में बता दीजिए 2-3 चीज़ें। एक तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपका नाम क्या है और आपने क्या कौन-सा मॉडल करना चाहते हैं? प्लस आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कैसे क्लासेस लोगे? और थोड़ा-सा डिटेल्स में मुझे अपने बारे में बता दीजिए ताकि फिर मैं ना आपको उस तरीके से समझा पाऊँ। जी सर। सर मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं सर बीकॉम एमकॉम और मैंने एलएलबी की हुई है। और मैं अभी सर एसचांद पब्लिशिंग हाउस में वर्किंग हूँ फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। अभी 11वां साल चल रहा है मेरा यहाँ पे। अभी फिलहाल मैं 1.5 साल से सर एसएपी एमएम मॉड्यूल में हूँ। तो मैं ऑलरेडी मतलब कर रही हूँ, एसएपी सपोर्ट में हूँ मैं सर। ठीक है। तो मुझे ऑफिस से ही मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई थी, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना था और मुझे सर्टिफिकेशन भी चाहिए था उसके लिए कि मैं आगे कहीं अप्लाई कर पाऊँ। तो मुझे एक बैकग्राउंड अपना बनाना था इससे रिलेटेड। हुँ, हुँ। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है सर क्लास। ऑल्दो काफ़ी कुछ मुझे आता भी है, बट स्टिल मुझे वो मतलब कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर करने थे। तो आप फिर से आप एक बार ऐसे पेमेंट कर चुके हैं, आप दोबारा ऐसे पेमेंट करना चाहते हैं? एसएपी एमएम का मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है अपना, मतलब स्टार्टिंग से। हाँ, हाँ, क्योंकि मतलब जो मुझे एसएपी पढ़ाया गया है ऑफिस में सर, जो जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ें मुझे बताई गई हैं। हुँ, हुँ। बट मुझे सर मतलब स्टार्टिंग से उसका पढ़ना है। मुझे अपने कंसेप्ट और क्लियर करना है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। और मुझे ये बताइए, आप सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ करते हैं एसएपी का? खाना करते हैं सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक एक आधी बारी आपसे बात करी है पहले भी। हाँ सर, एक बारी मैंने ट्रायल क्लास ली थी, बट सिंस लास्ट वीक मेरा जो है ना थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो मैं लास्ट वीक नहीं कर पाई थी। तो मैंने कल्पना को बोला था कि मुझे वीकेंड वाली क्लासेस चाहिए और फर्स्ट हाफ में चाहिए। सिंस आई एम मदर ऑल्सो, तो मुझे सब चीज़ें ना मैनेज करनी पड़ती हैं सर। हुँ, हुँ। सो बेसिकली ये जो सेशन होगा बिल्कुल बेसिक से चलेगा और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा फास्ट है तो मैं स्लो हो जाऊँगा, लगे स्लो हो थोड़ा फास्ट हो जाएँगे। जी। पढ़ाता मैं थोड़ा-थोड़ा ही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों और कोई भी प्रॉब्लम आए ना। जी। चलो, जी सर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सर ध्यान से जैसे देखना, मेरे ठीक है? अगर कोई डाउट होते हैं इन केस वर्किंग डेज में, तो आप हेल्प कर सकते हैं ना उसमें? हाँ, हाँ, कर सकते हैं लेकिन देखो डाउट तो अभी वही हेल्प होंगे ना जो पढ़ाया जाएगा। जी 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 जी। उसके अलावा तो अभी आप ना ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। जी क्योंकि उसके अलावा अब आपने पहले क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा मुझे तो कुछ पता नहीं। जी जी जी। तो इट वुड बी बेटर कि आप मेरे हिसाब से इसको चलेंगे शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी। ताकि अपने कोई भी डाउट होंगे उनकी लिस्ट बनाते रहो, ठीक है। है ना? मतलब सारे ओके। डाउट क्लियर होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छूटेगा। बट वो समय के साथ मतलब आज जैसा फर्स्ट डे और आप मुझसे पूछे कि सर मेरा वेंडर नहीं बन रहा, हम्म। तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा फिर आपके लिए। जी जी। ठीक है?
तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। जी। देखो इसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो, सबसे पहले, आज से पहले एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते थे, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, क्विक बुक हो गया, इन्वेंट्री मार्क हो गया, वेबटेल हो गया। तो आज से पहले ना इस तरीके से मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते थे एक कंपनी के अंदर। अब अगर एक कंपनी इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? वो रीजन एक ही था, क्योंकि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। कोई भी कंपनी अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर तक क्यों पहुंच पा रही है हम, ये वो कंपनी क्यों मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो उस कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट के डेटा का रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स बनाने के लिए। प्रॉब्लम क्या आता था, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। मतलब कोई भी कंपनी तो इसका फाइनल काम तो यही ना कि डेटा का वो रिकॉर्ड बनाए और देन उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर शेयर करें। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी बिफोर एसएपी, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी रिपोर्टिंग में, फाइनल रिपोर्टिंग। इट मीन्स अगर आपको फाइनल रिपोर्ट्स बनानी है तो आपको अलग 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 डेटा को एक जगह मर्ज करना पड़ेगा। उसमें कॉस्टिंग लगती थी, मेन पावर लगता था, टाइम लगता था। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मार्केट में एसएपी आया। और जो एसएपी मार्केट में आया तो बेसिकली मॉड्यूल के हिसाब से आया। 1972 में एसएपी आया मॉड्यूल के हिसाब से। और एसएपी के अंदर एमएम, एसडी, पीपी, फीको, एसएम अलग अलग मॉड्यूल है, और हर मॉड्यूल का अपना अलग अलग काम है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आज की डेट में अगर किसी को अपना सारा डेटा एक जगह मेंटेन करना है तो उसके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है एसएपी, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स एंड डेटाबेस प्रोसेसिंग। क्या फायदा है इसका? इसका फायदा इतना सा है कि आप अपना पूरा डेटा एक जगह मेंटेन कर सकते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड और रिपोर्ट एक जगह मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी मॉडल में काम करिए, सारी रिपोर्टिंग आपकी एक जगह बनेगी। So MM for material management, SD for sales distribution, PP for production, FICO for finance, SCM for HR। आज की डेट में आप अपना डेटा किसी भी मॉड्यूल में करिए, डेटा सारा एक जगह सेव होगा, उसको प्रॉपर एक जगह रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स बनेगा। एसएपी के अंदर काम करने के लिए दो वर्जन चलते हैं, एक को बोलते हैं ईसीसी, एक होता है S/4HANA। जो ईसीसी है ये पुराना वर्जन था, S/4HANA है वो लेटेस्ट वर्जन है। 1972 से 2015 तक ईसीसी चलता था, एंड 2015 से लेके टिल डेट तक S/4HANA चल रहा है। सो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बेसिकली SAP S/4HANA अपडेटेड वर्जन होगा। ओके सर। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए ईसीसी और S/4HANA में क्या फर्क है? तो ईसीसी पुराना वर्जन था, S/4HANA अपडेटेड और लेटेस्ट वर्जन है। जितने भी लोग आज की डेट में S/4HANA पे काम कर रहे हैं वो उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। मतलब मैं तो ऐसे ऐसे ऑफिस लोगों को जानता हूँ जो 1.5-2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ओके। तो S/4HANA करके आप बड़े से बड़े लेवल पे जा सकते हो। ईसीसी को तो लगभग अपडेट हुए ही 11 साल हो गए। मतलब
2015 में अपडेट हुआ था और लगभग अभी 2026 चल रहा है, तो इट्स बीन 11 ईयर। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भी कंपनी है वो अपना डेटा का मेंटेन कहाँ करना चाहता है, एक जगह। अब क्या होता है, देखो जो बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे मेंटेन करती है, जो बड़ी कंपनीज हैं तो बड़ी कंपनी एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे टीसीएस है तो एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे तो उसमें कुछ तो फायदे होंगे तभी तो सॉफ्टवेयर यूज करेगी। उस यस। कंपनी के कुछ तो एडवांटेज होंगे, तो पहला तो यही होता है कि सारे के सारे लोग एक जगह काम कर सकते हैं। 249 कंट्री में एसएपी चल रहा है, 162 करेंसी में चल रहा है, 45 लैंग्वेज में चल रहा है और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो अगर इतना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है। अगर वाकई इतना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है, उसके चार्ज भी ज्यादा है। तो छोटी कंपनियां छोटे प्लेटफॉर्म पर अपना डेटा बनाती हैं, बड़ी कंपनियां बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा मेंटेन करती हैं। बड़ी कंपनियां अपना डेटा जो होता है ना बड़े सर्वर पे रखते हैं, छोटी तो रख सकती है छोटे पे। अब अगर इतना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके चार्जेस भी ज्यादा होंगे, लगभग 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर है, 30 लाख तो इसका इंस्टॉलेशन चार्ज ही है। ओके। इसलिए इसको बड़ी ही कंपनियां यूज कर पाती हैं ज्यादातर। अब छोटी कंपनियां क्या करती हैं, छोटी कंपनियां छोटा सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। स्मॉल कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, कोई टैली पे काम करेगा, कोई जोहो पे काम करेगा, कोई सीआरएम पे काम करेगा, कोई वेक्टल पे काम करेगा, कोई किसी ईआरपी के प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। और उनके मन में डर होता है कि हमारा डेटा कोई डिलीट ना कर दे, कोई मिसयूज ना कर दे। इसलिए छोटी कंपनियां बड़ी कंपनीज को अप्रोच करती हैं, बोलती हैं कि ऐसा है कि आप हमारा सारा डेटा अपने सर्वर पे मेंटेन कर दीजिए, इसके जो भी चार्जेस होंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं। छोटी कंपनियां अपना सारा डेटा बड़ी कंपनियों के सर्वर पे मेंटेन करवाती हैं और उनको बोलते हैं कि इनका जो भी चार्जेस है वो हम दे देंगे, बस आप इस डेटा को अपने सर्वर पे मेंटेन कर दो। तो जनरली इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, एंड टू एंड ओके। इम्प्लीमेंटेशन। एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन इसी को बोलते हैं कि जो कंपनी एसएपी में यूज करती है एसएपी में अपना डेटा माइग्रेट करवाती है। ओके। ये करता कौन है और कौन सी पोस्ट होती है, तो एसएपी के अंदर सारा काम अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले पोस्ट होती है एसएपी के अंदर जिसको बोलते हैं एंड यूजर, सुपर यूजर, पावर यूजर, एसएपी ऑडिटर, एसएपी फ्रीलांसर, एसएपी सपोर्ट, एसएपी सॉल्यूशन, एसएपी मैनेजर, एसएपी कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड यूजर, सुपर यूजर, ऑडिटर, फ्रीलांस, सपोर्ट, सॉल्यूशन मैनेजर, कंसल्टेंट, ऐसे और भी होते हैं बहुत सारे। तो एसोसिएट भी होते हैं कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ी कंपनी अपना डेटा बड़े प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, छोटी कंपनी अपना डेटा छोटे प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। फर्क बस एक ही होता है कि छोटी कंपनी को ये होता है कि भाई मेरा डेटा को डिलीट ना कर दे, इसलिए छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से ही माइग्रेट करवाती है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट। एसएपी के अंदर एंड यूजर का मतलब होता है लिमिटेड वर्क के साथ किसी को एक्सेस देना। जैसे मान के चलो एक कंपनी, उसको हमने लिमिटेड एक्सेस दे दिया, हमने बोला कि भाई आप ये काम कर सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो। तो जब हम किसी को लिमिटेड एक्सेस के साथ काम देते ना तो एंड यूजर में आता है। सुपर यूजर क्या होता है, एंड यूजर ने सारा का सारा काम सही से करा नहीं करा, उसको वेरीफाई करना, उसको चेक करना, उसका देखना, तो सुपर यूजर। पावर यूजर कौन होता है, जिसके पास पावर होती है, ऑथराइजेशन होती है, वो डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ऑडिटर कौन होता है, जो ऑडिट करता है एक कंपनी के अंदर, जो वेरीफाई करता है। फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसर वो होता है जो फ्रीलांसिंग करता है, जो मल्टीपल सैलरी बेस पे कंपनीज के काम नहीं साथ। कर रहा है। मतलब वो एक सैलरी बेस पे काम नहीं कर रहा है, उसको जरूरत पड़ेगी वो कंपनी में जाएगा काम करेगा, बट वो एज ए फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो फिक्स सैलरी पे नहीं काम करता। ओके प्रीति। यस सर। उसके बाद होता है और क्या बोलते हैं आपका सपोर्ट टीम, जो टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोजेक्ट में। जैसे एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में सपोर्टिंग
टीम का जो काम होता है सपोर्ट देना होता है, सॉल्यूशन टीम का काम होता है सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, उसकी लेगेसी कैसे चेक करनी है, उसकी स्लोनेस कैसे चेक करना है, जी। सारा का सारा काम किसका होता है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हाँ। और उसके बाद आ जाता है मैनेजर, जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है। जैसे कोई एमएम पे काम कर रहा है तो एमएम का मैनेजर, एसडी पे काम कर रहा है तो एसडी का मैनेजमेंट, पीपी पे काम कर रहा है तो पीपी का मैनेजर। तो हर किसी का एक मैनेजर होता है, जो उस मैनेजर जो उस डेटा को क्या करता है, जी। मेंटेन करता है, उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट देखता है। ठीक है। जी। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। जी। सबसे बड़ी पोस्ट होती है कंसल्टेंट, जी ये आपने सर। सुना भी होगा। जी सर। एक कंसल्टेंट कौन होता है? जो बिजनेस ब्लूप्रिंट जनरेट करता है, जो टीम को रियलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर देता है, जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन देता है, जो सर्वर को लाइव करता है, वो आपका कंसल्टेंट होता है। तो आप अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक जी। है, जी। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि एक कंसल्टेंट कौन होता है। और ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे यहीं पे पूछा जा सकता है, किसी भी जगह किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके पास जरूर है कि आएगा ही आएगा। क्लियर? जी सर। आवाज तो सही आ रही है ना आपको, मतलब? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। तो अगर आपसे आपका बॉस पूछे कि कंसल्टेंट कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कंसल्टेंट का? प्रीति मुझे बताइए जरा। सर जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन कराता है, जो बिजनेस कंसल्टेंट सर वही होता है जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, इम्प्लीमेंटेशन कराता है, हाँ देखो, एक प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट प्रिपरेशन कौन? कराता है। मतलब। राइट राइट। हम्म। मतलब एक कंसल्टेंट वही होता है जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करता है, जो सर्वर पे लाइव करता है, जो बिजनेस ब्लूप्रिंट जनरेट करता है, जो टीम को रियलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर देता है। एंड हम्म। यूजर, सुपर यूजर, ऑडिटर, फ्रीलांस, सपोर्ट, सॉल्यूशन मैनेजर। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने का काम ही किसका होता है? उस कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट का। एक कंसल्टेंट एक कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और उसके हम्म। ऊपर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? इसको एसएपी के अंदर एमएम, एसडी, पीटी, पीको, एसपीएम, बेसिस सबका एक्सपर्टीज होता है। सर राइट। राइट। बेसिकली जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा एंड यूजर से लेके कंसल्टेंट तक, जितना भी मैंने यहाँ पे देखो ये सॉरी कौन सर। आ रहा था वहाँ। हेलो हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस करवा रहा हूँ, वो काम तो कंप्लीट हो गया ना आपका सारा? नहीं। और गिलास का क्या सीन बता रहे थे? 12 मिनट में टफन लगे, 12 मिनट में टफन लगेगा, बीच में तोड़ रहे हैं सिंगल। आवाज आ रही है आपको क्लियर मेरी? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, वो फोन आ गया था एक। नो प्रॉब्लम सर। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जिसको एसएपी के अंदर ऑल मॉडल की एक्सपर्टीज सारी होती है। एक्सपर्टीज होती है, यस। एसडी, पीपी, फिको, एसपीएम की सारी चीजें जानते हैं। जी सर। तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा वो एंड यूजर से लेके जी। कंसल्टेंट तक का सारा काम सिखाऊंगा। जी। एसएपी जो चलता है ना, वो दो तरीके से चलता है। एक को बोलते हैं प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन का सिस्टम,
ध्यान रखना, जो जी हमारे एसएपी के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 4 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं ग्रीनफील्ड, दूसरे को बोलते हैं सपोर्ट, उसके बाद आता है रोल आउट, देन आता है आपका कन्वर्जन। ठीक है, जी जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, ग्रीनफील्ड वो प्रोजेक्ट होता है, इसको इस तरीके से समझो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है आज जिसमें पूरे सर, वॉइस थोड़ी स्लो हो गई सर। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है सर, थोड़ी स्लो हो गई थी बीच में। वो शायद नेटवर्क का इशू होगा, और तो कोई रीजन नहीं है। मैं तो एक जगह पे प्रॉपर बैठ के क्लास लेता हूँ, माइक वाइक लगा रखा है मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है सर। मतलब थोड़ा सा ऐसा रखा हुआ जैसे सही से, तो कई बार नेटवर्क का इशू आता है, बाकी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी जी सर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे हम्म एक कंपनी अपना सारा डेटा एसएपी के सर्वर पे मेंटेन करवाती है। मतलब वो कंपनी पहले एसएपी नहीं यूज करती थी, अब वो हम्म एसएपी में अपना डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। हम्म उसके बाद आता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ पे हमें टेक्निकल सपोर्ट देना होता है। हम्म एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी के अंदर प्रॉपर एसएपी रनिंग है, हम्म तो हमें उस कंपनी के अंदर अपना एक क्या बोलते हैं सपोर्ट देना। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करवाना, हम्म अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करना। हम्म वो आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट में ज्यादा काम होता है, आपने देखा भी होगा। जी सर, जी सर। उसके बाद आता है रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या होता है, एक कंपनी अपना जो बिजनेस है, पहले से जो दिल्ली में थी, वो दिल्ली से मुंबई में स्विच कर रही है, या फिर नया ओपन कर रही है मुंबई में। हम्म आप मतलब यही हो पहन गया के कि जाओगे? आप पहले सपोज एसीसी यूज कर रहे हो, तो अब आप एस4 हाना यूज कर रहे हो। जी तो वो मैं आपको सारा का सारा पढ़ाऊंगा। जी सर। और एसएपी का जो काम है ना, वो 5 से शुरू करता है, C4 से शुरू करता है। जी 5 सर। आप भी जो छोड़ लो। आलू भी धोने हैं, प्याज भी धोना काम कर रहे हो, आपके पीछे ना बहुत वो आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, म्यूट पे रहे, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही है। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक कंपनी के अंदर दो तरीके से काम होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट तरीका। अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं, जैसे मैं एक्सेल चला रहा हूँ, मैं कहीं पे भी माउस का यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मैंने आपके लिए किससे बनाया है, शॉर्टकट तरीके से बनाया है। इवन देखो, यहाँ देखो, मैं एक चीज लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। सब यहाँ पे देखो एक जैसा कलर था, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर। मैंने यहाँ नीचे कलर चेंज कर दिया, पता है क्यों? ताकि आप बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में फर्क समझे, स्मॉल कंपनीज और बिग कंपनी। मैंने यहाँ पे पोस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर को हाईलाइट कर दिया कि इस पोस्ट के अंदर ये सारी पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ के। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब एसएपी के अंदर अगर आपकी जॉब लगती है किसी कंपनी में, लेट्स गिव एन एग्जांपल, आपकी टीसीएस में जॉब लगी, टीसीएस ने आपको हायर करा एसएपी के लिए। तो टीसीएस आपको किस तरीके से हायर कर सकता है, कि टीसीएस ने आपको हायर करा अपने खुद के ऑन प्रोजेक्ट के लिए। टीसीएस ने आपको हायर करा अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए, क्यों? आपके प्रोजेक्ट पे आपको डेटा मेंटेन करवाना चाहते हैं। और एक ये हो गया कि टीसीएस ने आपको हायर करा है लेकिन थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट के लिए। तो बोलने का मतलब है कि एक कंपनी जो अपना डेटा मेंटेन करवा रही है, वो दो तरीके से करवाती है। ये वो अपने लिए आपको हायर करेगी, या किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको हायर कर लेगी। जब अपने लिए का हायर करेगी, तो वहां आपका काम आसान होगा। इट मीन्स, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी रनिंग है, तो वहां पे 90% काम तो आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको जो डेली लाइफ का जो 10% होता है वो करना होता है। ओके प्रीति, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। और जब आप थर्ड पार्टी के लिए काम करते हो, तो यहाँ पे तो 0% क्रिएटेड है, हंड्रेड जी परसेंट आप कुछ भी नहीं क्रिएटेड है। जी। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ जी। अगर कंपनी आपको हायर कर रही है, तो ये वो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकती है,
कि वो किसी थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकती है। जब अपने लिए करेगी तो वहां पे आपका जो काम होगा वो थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएटेड होंगी। तो जी आपने जो काम किया हुआ है उस काम पे आपने मतलब जो रेगुलर डेज का 10% काम है वो एक तो आपने वो करना है, और जो 90% काम ऑलरेडी डन है या हो चुका है उस पे आपने सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्या करना बताओ? सर, जब जब अपनी कंपनी के लिए आपको हायर करेंगी कोई भी कंपनी, तो उसमें 90% जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगा। उसमें हमें सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करानी होगी, या छोटा मोटा जो भी क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशंस या इन्हांसमेंट जो होती है वो करानी पड़ेगी। बट जब थर्ड पार्टी के लिए कराएंगे वो, तो उसमें हमें 0% से सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। तो हाँ, क्योंकि इसके पीछे का रीजन भी है ना। जी, अगर एक कंपनी जैसे टीसीएस में गए तो वो टीसीएस आज से थोड़ी ना, वो तो कब से चल रही है। एग्जैक्टली, तो राइट। वहां पे सभी कुछ हुआ होगा, वहाँ वेंडर बने होंगे, कस्टमर बने होंगे, मटेरियल बना होगा, जी, जी, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, मतलब सब कुछ क्रिएटेड होगा। तो आपको जी, वहां पे जाके जो डेली लाइफ का काम है, जी। चाहे वो पीओ बनाओ, आरएफक्यू, कोटेशन, मीगो, मायरो, चाहे जो क्रिएटेड काम है 90%, इसमें हुँ, सपोर्ट देना है। कि जैसे कोई टेक्निकल टेबल गलत हो गया, हुँ, कोई मूवमेंट टाइप्स गलत हो गई, या कोई भी चीज में प्रॉब्लम आई, तो उसको सही करने का आपका काम है। लेकिन जब हुँ, आप थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हो, वो तो एसएपी नहीं यूज करते ना, वो तो यूज सपोज एक्सेल, टैली, जीएसटी कुछ और यूज करते थे। अब वो हुँ, अपना हुँ, डेटा वहां से बाइफर्केशन करवा रहे हैं एसएपी के अंदर। तो इट हुँ, मींस कुछ भी नहीं क्रिएटेड होगा आपके सर्वर पे थर्ड पार्टी के हिसाब से। अभी भी नहीं समझ में आया? जी सर। तो एसएपी के अंदर अब हम बात करेंगे कि सर हम एसएपी एमएम में क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। हुँ। तो मैं आपको यहाँ पे लिख लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले सर, बात कर, एमएम के साथ में हमें इंटीग्रेशंस भी पढ़ाए जाएँगे ना, कि एसडी के साथ क्या इंटीग्रेशंस हैं और पीपी के साथ में क्या है? क्योंकि मैं ना सर यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स देख रही हूँ, एमएम एंड पीपी दोनों ही देख रही हूँ। तो एमएम अभी के आपको साथ में आपको क्या-क्या सारी इंटीग्रेशंस हैं? इंटीग्रेशन पढ़ाई जाएंगी, बेसिक्स टू एडवांस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप जी, बड़े ध्यान से पहले देखिए इस चीज को। जी, तो बेसिकली एसएपी एमएम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज एसएपी एमएम। जी। तो एसएपी एमएम, एमएम इज स्टैंड फॉर द मटेरियल एंड मटीरियल मैनेजमेंट, मास्टर। और हुँ, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। अब वो सारी चीजें क्या आएंगी, तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जी, और फिर नेक्स्ट वीक से इसको ज्यादा पढ़ेंगे। जी, पहला जो काम होगा हमारा, ये होगा मॉड्यूल के हिसाब से। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल में मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसएपी ईआरपी। क्लियर? ठीक है सर। इसमें हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज एसएपी, होता है क्या जी। दूसरा हो गया आपका जी, एसएपी ईआरपी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट हो गया आपका एसएपी मॉड्यूल्स का ओवरव्यू। वो तो कभी कभार आ ये तो पोलियो है। एसएपी जीयूआई। चलो पोलियो हो गया। और उसके बाद आता है आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ये सेकंड पार्ट का मॉड्यूल है, मतलब ये मॉड्यूल 2 के अंदर आएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल में तो हम ये पढ़ेंगे, जो मॉड्यूल 2 है इसके अंदर हम सारी चीजें ये पढ़ेंगे। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे उसको बोलते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। देन कंपनी कोड क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी का कोड क्या होता है, एक कंपनी का प्लांट क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, परचेसिंग, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, परचेसिंग ग्रुप क्या होता है, ये हम सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे।
जी सर। फिर आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ाएंगे, इसका नाम होता है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा हर किसी के लिए अलग है, जैसे एक हो गया मटेरियल मास्टर, दूसरा हो गया वेंडर मास्टर, तीसरा हो गया बिजनेस पार्टनर, चौथा हो गया आपका परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, फोर्थ फिफ्थ क्या, उसके बाद जो अरेंजमेंट होता है ना, कोटा अरेंजमेंट, जी सर। वो क्या होता है, मटेरियल ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। जी। इसी के अंदर हम बात करेंगे जैसे मॉड्यूल फोर्थ के बारे में। इसमें हम प्रोसेस सीखेंगे। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट में सबसे पहले सीखेंगे परचेज रिक्विजिशन, पीआर जिसको हम बोलते हैं कि पीआर क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट क्या होती है, कोटेशन कैसे जनरेट होते हैं, प्राइस कैसे कंपेयर करते हैं, उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एंड फिर परचेज ऑर्डर, कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। इसी के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा इस जो ऑर्डर होते हैं ना, मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कैसे हो गया, जैसे सर्विस पीओ कैसे हो गया। तो परचेज ऑर्डर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पीओ बना के, उसके बाद जी सर। ट्रांसपोर्ट ऑर्डर कैसे जनरेट होता है, जी। उसके बाद फ्रेमवर्क ऑर्डर कैसे होता है, एग्रीमेंट क्या होते हैं, सर्विस पीओ क्या होता है, कंसाइनमेंट पीओ कैसे जनरेट होता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पीओ क्या होता है। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। जी सर। इसके बाद हमारा फिफ्थ मॉड्यूल आएगा, इंटर कंपनी पीओ भी होता है सर ये? इंटर का मतलब हो गया वो खुद की कंपनी के लिए बना रहे हैं, बाहर के लिए नहीं। हम्म। मतलब हम खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, एक तो होता है आउटसोर्सिंग के लिए करवा रहे हैं। जी। तो एक मॉड्यूल फिफ्थ हो जाएगा जिसका नाम है परचेज ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन, कि डॉक्यूमेंट टाइप्स होते क्या हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा परचेज ऑर्डर बना रहे हैं। उसके लिए नंबर रेंज कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी, उसके बाद आउटपुट, डिटर्मिनेशन प्रोसेस क्या होते हैं, फील्ड सिलेक्शन क्या होते हैं,
मैसेज डिटर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका परचेज ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा, मॉड्यूल 5 के अंदर। मॉड्यूल 6 में आपके पास आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले गुड्स रिसिप्ट, जिसको हम जीआर बोलते हैं। देन आएगा गुड्स इश्यू, ट्रांसफर पोस्टिंग, रिजर्वेशन, फिजिकल इन्वेंट्री, और उसके बाद आएगा स्टॉक ओवरव्यू। स्टॉक कैसे चेक करते हैं, इसी के अंदर मैं आपको मूवमेंट टाइप्स भी दिखाऊंगा। मूवमेंट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे मूवमेंट टाइप्स वर्क करते हैं। मॉड्यूल नंबर 7, इनवॉइस की वेरिफिकेशन। इनवॉइस वेरिफिकेशन में पहला पॉइंट होता है लॉजिस्टिक इनवॉइस, इनवॉइस की पोस्टिंग, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, इसके बाद आ जाएगा पार्क इनवॉइस कैसे होते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, उसके बाद रिलीज ब्लॉक इनवॉइस कैसे जनरेट होता है। इसके बाद मॉड्यूल 8 आएगा, जैसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन एंड अकाउंट्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहला पॉइंट आएगा मटेरियल वैल्यूएशन, प्राइस कंट्रोल, स्प्लिट वैल्यूएशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन, और फिर ऑटोमेटिक अकाउंट पोस्टिंग। देन आपका आएगा, ये था मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 स्पेशल प्रोक्योरमेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, कंसाइनमेंट की, पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट की, पाइपलाइन के बाद आ जाता है थर्ड पार्टी के लिए, और फिर आता है आपका स्टॉक ट्रांसपोर्ट, एसटीओ जिसको हम बोलते हैं। मॉड्यूल 10
फिजिकल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट होता है, इन्वेंट्री को काउंट कैसे करते हैं, डिफरेंस पोस्टिंग कैसे चेक करते हैं, रिकाउंट प्रोसेस क्या होता है, मॉड्यूल 11 बैच मैनेजमेंट, जिसमें हम बैच को कैसे क्रिएट करते हैं, बैच को कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, बैच सर्च स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, एक और आता है इसमें, एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या था, एक होता है लाइफ मैनेजमेंट, फिर आता है मॉड्यूल 12। मॉड्यूल 12 जो है ना वो और से बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें आता है वेंडर, स्कोरिंग कैसे चेक करते हैं, एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है, ऑटोमेटिक एवोल्यूशन क्या होता है। देन आपके पास आएगा मॉड्यूल 13, इसको बोलते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर। सबसे पहले कंडीशन टेक्निक कैसे वेरीफाई करते हैं, एक्सेस सीक्वेंस क्या होता है, कंडीशन टाइप्स कैसे जनरेट होती हैं, कैलकुलेशन स्कीमा क्या होता है, वेंडर की प्राइसिंग कैसे सेट होती है, और देन आपका आएगा लास्ट में इंटीग्रेशन का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैं कराता हूँ MM विद FI, MM विद SD, MM विद TP, MM with QM, MM with WM and EWM। ये हमारा काम होता है और फाइनली हम करवाते हैं आपसे रिपोर्टिंग का काम। सर WM क्या है? वेयर हाउस मैनेजमेंट। ओके। इसके बाद हम रिपोर्टिंग बताएंगे, जिसमें मटेरियल का डॉक्यूमेंट कैसे चेक होता है, परचेज ऑर्डर, टेंडर रिपोर्टिंग, इसके बाद स्टॉक की रिपोर्टिंग। ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब ये आपके कंटेंट में सारी चीजें होंगी और इसमें एंड टू एंड प्रोसेस कैसे होता है, रियल टाइम सिनेरियो पे कैसे काम करोगे, लास्ट में इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसमें फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होंगे,
रियल टाइम सिनेरियो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चंस होंगे, स्मार्ट प्रोजेक्ट इश्यूज कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, रोल आउट प्रोजेक्ट्स सबसे मेन काम में करवाता हूँ। तो बोलने का मतलब है कि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको वैसे मजा आएगा। और अभी भी आपको फील लग रहा होगा कि आपको शायद ऐसा जिसने भी पढ़ाया होगा ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, एक एक वर्ड को ऐसे रिलेशन से पढ़ाता ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो जो बस रिक्वायर्ड है उतना ही बताया गया है मुझे। हाँ, अब देखो आपको मेरे पढ़ाने में फर्क लग रहा होगा कि सर एक एक जी लाइन लिख लिख के बता रहे हैं। जी सर। तो सॉफ्टवेयर मिल गया आपको प्रैक्टिकल करने के लिए? नहीं सर, अभी तो नहीं मिला। उन्होंने बोला है कि एक क्लास आप ले लो, उसके बाद दे देते हैं। अब उनको इसके बाद फोन करना और बोलना कि मुझे सॉफ्टवेयर दे दीजिए। जी, फॉर्म मैं उनको भर चुकी हूँ सर ऑलरेडी। हाँ, फॉर्म मैं भर चुकी हूँ, फीस भी सबमिट कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए बोल रहा हूँ, उनको बोलो सॉफ्टवेयर दे दो, क्योंकि अभी जी जी नेक्स्ट क्लास में सारा प्रैक्टिकल शुरू करूंगा। जी 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 तो आज मैंने जैसे आपको थ्योरी समझाया और कोर्स में ओवरव्यू प्रॉपर दे दिया कि भाई इस जी कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको ही पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। जी गलत तो नहीं? जी जी करेक्ट सर। ताकि कल को आप कहीं पे भी हो तो आपको चीजें पता तो हो। जी 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 सर। क्योंकि देखो क्या है, आप बार बार नहीं कोर्स कर सकते। जी तो सर, अभी इसमें आप जो एसएपी का सर्टिफिकेशन होता है उसके लिए भी आप तैयारी करा देंगे? सारा पढ़ लोगे तो फिर तो कोई भी सर्टिफिकेशन निकाल लो। जी अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है और आपको सारा आता है तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन, जैसे भी आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए 106 मूवमेंट टाइप किसके लिए होता है और वन वो आपको आता नहीं है जैसे, तो फिर जी सर्टिफिकेशन तो निकलेगा ही नहीं। जी जी सर। पढ़ाई करनी पड़ती है ना सर्टिफिकेशन के लिए। जी 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 आप सीखिए, समझिए, एफर्ट्स लगाइए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। जी सर। बताइए कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट डे? बहुत अच्छा लगा सर। और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपका? अच्छा है सर, बहुत डिटेलिंग में है। जी जी ठीक है। ऑलरेडी मैंने किसी ने मुझे रेफरेंस दिया है यहाँ से, वो आपसे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, मतलब उनके अच्छा रिलेटिव हैं, और वो मेरी कंपनी में ही वर्किंग थे पहले, बट अभी अच्छा वो इन्फोसिस में वर्किंग है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम एक्चुअली उनकी मदर मेरे साथ वर्किंग है, उनका नाम रजनी बहल है। अच्छा मैं समझ गया, समझ गया, उनका नाम होगा फिर एक का नाम हो गया अश्वथ रजनी। हाँ। अश्वथ बहल उनका नाम है, और अच्छा, उनके ही रिलेटिव ने आपके साथ में पढ़ा है। हाँ उन्होंने हाँ। उन्होंने डुकेत से किया था, अच्छा बट उन्होंने जब अपने किसी रिलेटिव को आपका रेफरेंस दिया होगा तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है, एप्ट्रॉन से ही करो, और वहाँ पे सर हैं वो अच्छा कराते हैं। जी जी, धन्यवाद आपका भी। चलो ऐसा होता है ना, देखो रेफरेंस तभी आता है जब आपकी क्वालिटी अच्छी होती है। जी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी क्यों रेफरेंस कोई देगा आपको? जी सर। ऊपर से लोग आज की डेट में कैसे पढ़ाएंगे? तो ऐसे लिख लिख के कोई आपको पढ़ाता नहीं कि एक एक वर्ड लिखे आपके लिए इतना सारा। जी सर। आजकल एआई का जमाना है, सब यूट्यूब गूगल पे मिल जाता है, कॉपी पेस्ट मारेगा, सब बोल देगा यही पढ़ा दूंगा। जी जी सर। तो ये है, अपने एक एक चीज आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। मेरी आदत है, देखो जब मेरी स्क्रीन देखोगे ना तो आपको जी सर। दिखेगा कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ सीधी सीधी। जी सर। तो ये चीज है, आज के लिए मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक है अब सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा और अपना जी, लैपटॉप करना आप, और लैपटॉप से ही ज्वाइन करना। लैपटॉप से ठीक है सर। और सॉफ्टवेयर ले लेना ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल करा सकूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि बाकी नोट्स वीडियोस मैं आपको अभी फटाफट से शेयर करवा दूंगा। राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। जी, वेलकम। बाकी वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना वीडियो को। राइट सर, ठीक है। ओके बाय, टाटा, टेक। बाय बाय सर, बाय। बाय बाय।